नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मोदी ही कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब यह देश जो है भय से भूख से मुक्त है। हमारे मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं कि अब वो दिन नहीं है, भय मुक्त बिहार है। लेकिन कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से, पन्ना कमेटी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर, तो उन्होंने कई तरीके की बातें कही, कई टास्क दिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही और जो चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने तो वो दौर देखा है, लेकिन अब जो नए जमाने के लड़के हैं या जो नए वोटर हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार मतदान करने वाले लोग, उन्हें बिहार में 90 के दशक में क्या स्थिति थी, इसे बताइए। बूथ लेवल पर सम्मेलन कीजिए, उन बुजुर्गों को बुलाइए जिन्होंने उस दौर को देखा है। मतलब आप जंगल राज की याद दिला रहे थे। तो लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा बिहार में क्या अब भी वो दौर ही चलेगा? क्या उससे हम आगे नहीं बढ़े हैं? क्या हम बिजली सड़क पानी तक ही सिमटे रह जाएंगे? और जब हम उस दौर से निकल गए हैं, नीतीश कुमार का कहना, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आप नीतीश कुमार के कामों को गिनाइए। आज देखिए, नीतीश कुमार आपके साथ हैं तो नीतीश कुमार के काम आपको याद आते हैं। जब महागठबंधन में थे तो नीतीश कुमार सबसे खत्म मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते थे। तो यह कौन सी बात हुई कि आप यह कहते हैं कि अब तो अयोध्या में भगवान राम भी विराज गए हैं, देश में अमृत महोत्सव है, फिर भी लालू का खौफ दिखाकर आप बिहार फिर से जीतेंगे? ये कौन सी बात हुई? क्यों नहीं आप विकास पर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं महंगाई पर बात कर रहे हैं? और देखिए, जेडीयू ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, बरह बरह हो नीतीश कुमार, लरा लरा हो नीतीश कुमार, रोजे रोजे रोजगार, लड़ा हो नीतीश कुमार। रोजगार किसने दिया, इस पर भी बहस होगी। तेजस्वी यादव आज पहली बार हेलीकॉप्टर से उड़े थे। देखिए, वे किसी के नामांकन में आज तक नहीं गए थे, लेकिन आज पप्पू यादव को हराना है, बीमा भारती को जिताना है, तो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उड़े, पूर्णिया पहुंचे, रंगभूमि मैदान में भाषण दिया, क्योंकि निशाने पर पप्पू यादव है। बीमा भारती का क्या होगा यह सभी को पता है। तो सबसे पहले, क्या बिहार में जंगल राज की याद फिर से याद दिलाई जाएगी और वोट का पैमाना वही होगा? इससे कब आगे बढ़ेगा बिहार? कब हम अपने सवाल पूछेंगे? कब हम विकास की बात करेंगे? कब हम सांसदों से हिसाब जानेंगे कि हमारे सांसदों ने किया क्या, केंद्र ने क्या किया और बिहार ने क्या किया? क्या हम केवल सड़क, नली, गली यह बन गया, इससे संतुष्ट रह जाएं? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये एक दुर्भाग्य है कि अभी तक बिहार में कम से कम इस चुनाव में कोई पॉजिटिव एजेंडा लेकर के जाने की संभावना अब नहीं दिख रही है। जी। पॉजिटिव एजेंडा का मतलब है कि जिस अमृतकाल की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, उस अगर वो जो अमृतकाल चल रहा है, तो फिर क्यों लोगों को याद दिलाना है? क्यों डराना है? पीछे की बातें क्यों याद दिलानी है? अगर अमृतकाल जी। चल रहा है, तो अमृतकाल और बढ़िया हो, अच्छा हो। 2047 तक भारत विकसित बनना है, तो उसके साथ-साथ बिहार को भी विकसित हो ही जाना है। और जी। प्रधानमंत्री ने अपनी कई सभाओं में कहा कि जैसे ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, वैसे ही विकसित हो जाएगा। हम्म। और फिर उन्होंने खुद ही टाइमलाइन एक सेट किया हुआ है, उनकी पार्टी ने भी सेट किया हुआ है। कई बार लोगों ने कहा कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका जी। मतलब कि अगले 4 साल में हम लोग जब तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका और चीन के बाद, तो हम लोग विकसित हो जाएंगे। तो विकसित भारत के सपनों पर, 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पर, अमृतकाल की उपलब्धियों पर कायदे से तो इन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए है, इन्हीं के ऊपर वोट बिल्कुल। मांगा जाना चाहिए है। हम्म। प्रधानमंत्री ने कहा था, जब वो पहली बार चुनाव जीते थे, उसके बाद से उन्होंने कई बार कहा कि हम अगली बार जब आएंगे चुनाव लड़ने, तो हम अपना हिसाब देकर के उस पर वोट मांगेंगे। जी। तो अपना हिसाब देकर के वोट मांगने का समय है ये।
हम्म। कि अब तो 5 साल नहीं तो 10 साल का जो हिसाब है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, इस 10 साल में देश ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और उस दौर में बिहार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्योंकि इन 10 सालों में अगर 3 साल का समय छोड़ दें तो लगभग एनडीए की ही सरकार रही है। 3 या 4 साल छोड़ दें, 6 साल हम्म। एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार चली है। तो उस हम्म। बीच बिहार की क्या उपलब्धियां रही हैं, देश की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि ये देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होना है। तो देश की उपलब्धियां बतानी है और उसमें बिहार कहाँ खड़ा है, बिहार कितना आगे बढ़ा है, जो जी। बोगी है बिहार की वो कितनी हम्म। आगे बढ़ी खींच रही है, या उसके पहिए वहीं जाम है, वहीं खड़ा है, वो बोगी लेकर के नहीं चल रहा है। देश का विकास हो रहा है लेकिन बिहार की बोगी वहीं खड़ी है जहां पहले खड़ी थी। तो ये बताया जाना चाहिए, कायदे से इस पर चुनाव होना चाहिए, बिहार में ही नहीं हर जगह पॉजिटिव एजेंडे पर चुनाव होना चाहिए कि हमने बिल्कुल। इतनी इतनी चीजें की हैं और ये हम्म। चीजें हम करेंगे। अब हम्म। देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया। हम्म। 27 लोगों की एक कमेटी बनी है। जब पहले दौर के चुनाव का नामांकन खत्म हो गया तो चुनाव घोषणा पत्र की कमेटी बनी है। अभी जी। चुनाव का घोषणा पत्र तैयार होना है बीजेपी का, हम्म। और प्रधानमंत्री की पहली सभा है कल जी बिहार में। बिल्कुल, बिहार में, जमुई में। कई जगह सभाएं हो रही हैं उनकी, अभी वो राजस्थान गए, उत्तराखंड गए और दक्षिण के तो कितने ही दौरे कराए, और घोषणा पत्र पार्टी का तैयार नहीं है। जो कहा जा जी। रहा है मुंह से वही घोषणा पत्र हो गया, वही घोषणा होगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार है, 5 तारीख को वो जारी हो जाएगा। बीजेपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार घोषणा पत्र सिर्फ बीजेपी का होगा, कोई एनडीए का घोषणा पत्र नहीं होने जा रहा है हम्म। और न उसकी किसी सहयोगी पार्टी का कोई घोषणा पत्र होने जा रहा है। मतलब जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी का होगा, वो पता नहीं कब होगा, जब होगा तब होगा। 19 तारीख के कहा जा रहा है कि जब पहले चरण का मतदान होगा उसके पहले होगा। तो जी। लोग किस बात पर वोट करें जब कोई हम्म। पॉजिटिव एजेंडा पार्टी नहीं सामने रख रही है, ये नहीं बता रही है कि हमारी उपलब्धियां क्या है अभी तक की, क्या हम और अचीव करने वाले हैं, तो उसके पहले किस चीज पर आप वोट मांग सकते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है ज्ञानेश्वर जी, पूरे देश का, भारत की राजनीति का, कि यहाँ निगेटिव एजेंडे पर ज्यादा पोलिंग होती है। जी। लोग किसी ना किसी को हरवाने के लिए वोट करते हैं, पॉजिटिव एजेंडा लेकर के पॉजिटिव पोलिंग का बहुत रेयर इंस्टेंस हम लोगों ने देखा है। और हमको ध्यान आ रहा है जो पॉजिटिव एजेंडे पर बिहार का चुनाव जो हमको ध्यान आता है वो नवंबर 2005 का और फिर 2010 का चुनाव। ये ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव एजेंडे पर उस समय चुनाव हुए थे। लोगों ने हम्म। नीतीश कुमार को आगे बढ़ के चुना था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी और एक बड़ा मैंडेट उनको दिया था दोनों बार। तो पॉजिटिव ये निगेटिव एजेंडे पर हमेशा हमेशा चुनाव होते हैं, निगेटिव एजेंडे पर वोट मांगा जाता है। अभी भी यही कहा जाता है कि 60 साल में 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहा जाता है कि पूरा अपोजिशन का जो कुनबा है वो सब भ्रष्ट है, जी। भ्रष्टाचारी लोग अपने अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। ये सब बातें ठीक है, ये सब बातें कही जानी चाहिए हैं, लेकिन जो 14 करोड़ लोगों का राज्य है बिहार, वो अभी क्यों तमाम जो सामाजिक विकास के सूचकांक हैं उन तमाम इंडेक्स पर सबसे नीचे क्यों है, इस पर भी विचार होना चाहिए। ये बताया जाना चाहिए है कि भले हमारी एनडीए की सरकार रहे, प्रधानमंत्री को ये बात कहनी चाहिए कि भले एनडीए की सरकार रही लेकिन विकास की होड़ में बिहार पीछे रह गया, हम आगे उसको ले जाएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे उसको। तमाम आप देखिए सारे, अगर ये सारे नहीं, राज्य अजीत देश जी, में मिला के तब भी बिहार सबसे अजीत जी, नीचे है। अजीत जी, बिहार के एक नागरिक की हैसियत से देखिए, मैं अपने बच्चों से, हमारी उम्र के, आपकी उम्र के, हम अपने बच्चों से क्या कहें? बिहार का वर्तमान बताएं, बिहार का भविष्य बताएं। हम एक और कहते हैं पलायन रुकना चाहिए, तो हम पलायन रोकना है तो हमें बिहार में भविष्य दिखाना होगा कि हम उन्हें बिहार का इतिहास बताएं कि देखो यहाँ नरसंहार होता था, हम ये बताएं कि देखो यहाँ अपहरण होता था। बच्चों, घर से बाहर मत निकलना, काम पर मत जाना, घर से बाहर निकलोगे तो ये हो जाएगा। हम क्या बताएं? हम भय पैदा करें कि भरोसा पैदा करें? बड़ा सवाल ये है अजीत जी। तो देखिए, भय दिखाकर हम वोट लेंगे तो भरोसे की बात क्या होगी? नहीं यही इसी की बात कर रहे थे हम कि ये जो निगेटिव एजेंडा है, जी। निगेटिव एजेंडे पर पोलिंग होती रही अपने यहाँ। इसीलिए तमाम जो क्लासिकल सेंस में पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं तो इसी तरह की बातें करती हैं। आपने जो कहा अभी, अब 15 साल पहले, 15 साल भी छोड़िए, 18 साल पहले, 19 साल पहले, 2005 के जी। जनवरी में ही, जनवरी फरवरी में जब पहला चुनाव हुआ था तभी लालू हम्म। यादव सत्ता से बाहर हो गए थे। उस समय किसी की बिल्कुल। सरकार नहीं बनी थी, फिर राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। तो आप समझे कि 2004 तक वो सरकार चली थी, 2004 के हम्म। दिसंबर तक। उसके बाद चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति शासन लगे थे, फिर नीतीश कुमार आ गए।
तो 20 साल बीत गए, 20 साल बीत गए। अब क्या 20 साल में बिहार आगे नहीं बढ़ा है? उन स्मृतियों को लोग भूल नहीं गए हैं, उन चीजों को? क्या समाज नहीं बदल गया है? जी। राजनीति नहीं बदल गई है? जातियों के हुँ, हिसाब नहीं बदल गए हैं? क्या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदल गई है? तकनीक ने क्या अब चीजों को ऐसे स्थिति में नहीं ला दिया है जहां कभी भी किसी भी स्थिति में उस इतिहास को नहीं दोहराया जा सकता है? जी, जो 90 का इतिहास था, जो 90 की स्थितियां थी, और देखिए ये कोई समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री अध्ययन करे तो ये बता सकता है कि कमोबेश पूरे देश में वही स्थिति थी जो बिहार में थी 90 के दशक बिल्कुल। में। हुँ, इस पूरे देश में वही स्थिति थी, मंदिर के आंदोलन चल रहे थे, मंडल के आंदोलन चल रहे थे, और एक चर्निंग था, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांजिशन के पीरियड से पूरा देश गुजर रहा था। कैसे जी, कोप करें मंडल के साथ, मंदिर के साथ? तो ये एक लड़ाइयाँ थी, एक तनाव था, जो वातावरण में तनाव था, हवा में तनाव था। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सब जगह, और कहीं भी विकास की दर आप देख लीजिए उठा करके 3-4% से ज्यादा नहीं था। पूरा दशक ऐसे ही गुजरा था, अंधेरे में गुजरा था। अंधेरा, आप डार्क डिकेड उसको कह सकते हैं। उस समय कुछ भी हासिल नहीं हुआ था देश को बहुत हुँ, बढ़िया, अगर आर्थिक सुधारों की एक बात को छोड़ दे जो भारत में हुआ था उस समय नरसिंह राव के जी, समय। तो अब उस निगेटिव बात को, उस बुरी यादों को कुरेद करके वापस ले आना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और देखिए, हम हुँ, जो बात अभी कह रहे थे वो पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि अब बिहार इतना बदल गया, कम से कम इतना बदल गया है कि अब बिल्कुल। उन उन दिनों की वापसी नहीं हो सकती है। हुँ, चाहे लालू यादव खुद ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो जाए, वो बन नहीं सकते हैं, सजा याफ्ता हैं वो। तेजस्वी यादव बनेंगे तब तो उन दिनों की वापसी नहीं ही होगी। अगर लालू यादव भी गद्दी पर बैठे तो अब उस दिन की वापसी नहीं होने वाली। नहीं हो बिहार सकती अब है, उस नहीं हो नहीं सकती है। नहीं जी। हो सकती है, उन दिनों की वापसी नहीं हो सकती है। और इस बात को बिहार के लोग समझ रहे हैं कि अरे वो दिन वो अब देखिए वो देखिए, ये हुआ भी ना कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए नीतीश कुमार के साथ, तो बीजेपी भले ही कहती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिहार में गुंडा राज आ गया। आरजेडी वाले सत्ता में आए तो गुंडा राज आ गया। हाँ? तो अब वो दिन नहीं लौट सकते हैं। और जब हम अपने बच्चों को या गांव में ही जब बुजुर्ग ये कहानियां सुनाएंगे, उन भयावह रातों की कहानियां सुनाएंगे, तो बच्चे तो अपने अभिभावक से ही पूछेंगे ना, तो फिर बिहार में आप रह क्यों गए थे? हाँ? इस सवाल का क्या जवाब होगा? ठीक बात है, ठीक बात है। जी। लेकिन ये जो अभी उन्होंने कहा, ये एक तरह का, देखिए, अब इसको, इससे अगर हम लोग आगे बढ़े, जैसे वो तो एक बात पर हम आप दोनों सहमत हैं और बिहार के भी ज्यादातर लोग सहमत हैं कि अब कोई भी मुख्यमंत्री बने, अब उन जी। दिनों की वापसी नहीं हो सकती। हुँ, कोई भी मुख्यमंत्री बने, अब कानून व्यवस्था भी अब इस तरह की हो गई है, इस तरह इतने सर्विलेंस के सिस्टम है, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है। हर बिल्कुल। आदमी सोशल मीडिया पर है, इसमें मीडिया का, हर आदमी अब मीडिया का मालिक है। कोई हुँ, आदमी, एक मामूली घटना होती है, तुरंत लोग उसको ट्वीट करते हैं, उसके वीडियो डाल देते हैं और कार्रवाई करनी मजबूरी हो जाती है। अब जी, इतने सर्विलेंस के इक्विपमेंट्स लग गए हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, हर समाज आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त हुआ है। उस समय का टकराव इसलिए था कि एक वर्ग अभी नीचे से उठ करके ऊपर आना चाहता था और जो ऊपर बैठा था वो उसको रोकना चाह रहा था। तो ये जी। स्वाभाविक संघर्ष था, एक सामाजिक संघर्ष था, जिसकी वजह से कई जगह टकराव हुए, कई जगह हुँ, राजनीतिक कारणों से भी हुए, लेकिन अब वो सारे कारण सेटल हो गए। अब तमाम राजनीतिक लड़ाई झगड़े लगभग सेटल हो चुके हैं। और अब जो पुलिसिंग है और अभियोजन है, वो सारी चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसलिए उस दौर में तो बिहार जा ही नहीं सकता है। अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लोग याद भी दिलाएंगे अगर, तो ये जी, बहुत पैथेटिक बात होगी कि आप एक सिंपैथी गेन करने के लिए आप एक डार्क एजेस की याद दिला करके और दिला रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। अब बिल्कुल, लोग भी नहीं बिल्कुल। याद करना चाहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी क्यों याद करेंगे? उन सबके बच्चे, बच्चों के बच्चे सब बाहर सेटल हो गए, अब किस बात के लिए याद करना है? और ये ऐसा नहीं है कि समाज के हर तबके के लोग बाहर निकल गए हैं और अच्छा कर रहे हैं बाहर जा करके, जैसे भी वो कमा करके पैसे भेज रहे हैं बिहार में। तो नहीं, अब अजीत उस जी, दौर मैं में तो देखिए, कोई बात अजीत ही जी नहीं। मुझे बहुत अजीत जी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जब सांसद ये बता जो क्षेत्र में जा रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया? तो कहते हैं हमने ये सड़क बनवा दी, हमने ये नली बनवा दी, हमने ये गली बनवा दी। तो भारत के किस हिस्से में सड़क, नली और गली नहीं बनी? और ठीक बड़ा बात है। सवाल ये है कि देखिए, मैं भी और आप भी भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा करते ही रहते हैं। तो जब वहां जाते हैं तो वहां की सड़कें देखते हैं और फिर बिहार में अपनी सड़कें देखते हैं तो फिर रोना आता है। बिल्कुल। कोई सांसद यह नहीं कहता है कि हाँ, हमने महंगाई पर यह बात छेड़ी। कोई सांसद यह नहीं कहता है कि हमने बेरोजगारी पर यह बात छेड़ी। कोई सांसद यह नहीं कहता है कि हमने उद्योग के लिए यह बात की। बिहार में उद्योग लगाने की दिशा में जो प्रयासरत थे शाहनवाज हुसैन, उन्हें किस तरीके से पैदल किया गया, यह भी हमने और आपने देखा ही देखा जी। तो ये तो अजीब वाली बात है ना कि केवल निगेटिव एजेंडे पर आप वोट लीजिए। हाँ, वही भविष्य के लिए। पॉजिटिव, हाँ, जी।
भविष्य के लिए पूछने का सवाल ही नहीं रहे कि भाई हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, अभी तो घोषणा हाँ, पत्र ही नहीं है। नहीं ये मानना कि अब बिहार के लोग अब भी उसी मानसिकता में हैं और जी, वो लालू यादव का भय दिखाएंगे तो लोग लालू यादव की पार्टी के खिलाफ वोट दे देंगे, ये भी एक सदिच्छा है, ऐसा अब हो नहीं रहा है कि सिर्फ जी, लालू यादव के क्या का भय देख करके लोग उसके खिलाफ वोट कर देंगे। अब लालू हुँ, यादव भी अच्छे कैंडिडेट अगर देते हैं तो लोग उनको वोट करते हैं। ऐसा अब वो छवि जो थी, वो इमेज जो थी, वो भी काफी हद तक बदल गई है। जी, इसलिए पॉजिटिव एजेंडा रखना होगा। बिहार के लोगों की जब बात होती है तो हमने प्रधानमंत्री को भी सुना है और हुँ, दूसरे लोगों को भी, सब आकर के इस तरह की झूठी बातें करते हैं सारे लोग कि बिहार रहा कितना महान बिहार, यहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट, यहाँ के लोग कितने विद्वान, सब आईएएस आईपीएस होते हैं, सब आईटी आईआईएम जाते हैं। अरे कहीं नहीं जाते हैं सब। भारत की जितनी आबादी है उसके हिसाब से आप प्रतिशत देखिएगा तो रोना आएगा। बिल्कुल, 900 बच्चे अगर यूपीएससी करते हैं तो 40-41 उसमें बिहार के होते हैं, अधिकतम 40-41-42 आदमी होता जी, है, मतलब हुँ, 5% सिलेक्शन हुँ, होता है। आबादी के हिसाब से भी हमारा 10% हिस्सा होना चाहिए, ज्यादा छोड़ दें। 14 करोड़ आबादी के हिसाब से भी 140 करोड़ लोगों में हमारा 10% हिस्सा है, तो जी, यूपीएससी के 9 में हमारे 90 तो ऐसे होने चाहिए हैं, होते हुँ, 40-41 है। लेकिन एक परसेप्शन बनाया गया है। अब आकर के देखिएगा कितने लोग आएंगे, सब आदमी अपने भाषण में कहेगा कि हम जहां जाते हैं वहां बिहार के लोग मिलते हैं, इतना अच्छा कर रहे थे, जो कर रहे थे सो कर रहे थे, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये और संख्या वो भी लगातार लड़के कम जो होती होते जा रही है, हैं तो वो लोग भी कुछ लड़के नहीं जो रहे। होते हैं अजीत जी, वो 10वीं और 12वीं के बाद बिहार में नहीं पढ़ रहे होते हैं, नहीं, वो वही कह बाहर रहे थे जाकर कि कहीं पढ़ रहे सब होते बाहर हैं। चले जाते हैं, जी, सब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, सब दिल्ली में रह के, इलाहाबाद रह के, राजस्थान में रह के तैयारियां कर रहे हैं, आईआईटी आईआईएम निकाल रहे हैं, आईएएस आईपीएस हो रहे हैं। तो इसमें कोई सांस्थायिक जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं है। जी, किसी संस्थान के प्रयास से नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि बिहार का शिक्षा बोर्ड और बिहार की यूनिवर्सिटी कोई बहुत कमाल कर रही है जिससे लोग आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, सब अपने अब निजी एफर्ट है, सबके गार्जियंस का निजी एफर्ट है, लोग जमीन बेच करके और गहने गिरवी रख के बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। तो उसका क्रेडिट क्या लेना है किसी को भी। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव एजेंडा वहां रखना चाहिए है। स्कूलों की व्यवस्था आप ठीक करेंगे, शिक्षा को बढ़िया बनाएंगे, आप उद्योग लगाएंगे। पूछिए 40 एमपी में से कितने एमपीज हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर के और कहा हो कि बिहार में ये इंडस्ट्री लग सकती है और इतना पैसा सैंक्शन किया जाए इंडस्ट्री लगाने के लिए। जब सारे देश में कैसे क्यों नहीं होता है कि जिसको भी इंडस्ट्री लगानी है, वो अगर टाटा फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी है तो वो गुजरात जाता है, जब एयरबस की फैक्ट्री लगनी है तो वो गुजरात जाता है, सेंट्रो हुंडई की कंपनी फैक्ट्री लगाने वाली है तो वो तमिलनाडु जाती है, मॉरिस गैराज की फैक्ट्री लगनी है तो गुजरात। बिहार में क्यों नहीं कोई आ रहा है किसी तरह की इंडस्ट्री लगाने, बड़ी इंडस्ट्री जिसमें एक बार में 60,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। तो ये नहीं बात मुझे तो करनी अजीत चाहिए, जी आपको मुझे अजीत जी इंफ्रास्ट्रक्चर इस इस तरह डेवलप मामले में करना चाहिए। देखिए मुझे अजीत जी सांसद तो कोई दिखता नहीं है। मुझे इस मामले में बिहार और झारखंड में 2 ही नेता दिखाई पड़ते हैं। बिहार में संजय झा, उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास और अपने मेहनत के बूते दरभंगा में एयरपोर्ट लाया, वहाँ एम्स लाने की कोशिश की, अब सफलता मिल ही जाएगी, ज़मीन का जो विवाद था वो सलट गया। और झारखंड में निशिकांत दुबे, देवघर में एयरपोर्ट, देवघर में एम्स, गोड्डा में जहाँ रेल नहीं पहुंची थी वहाँ रेलगाड़ी। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं वही नली गली सड़क। मुझे एक यही सांसद ने कहा भी, हाँ मुझे एक सांसद ने कहा भी कि देखिए नेता के पास 2 ही काम होता है, शादी और श्राद्ध में शामिल हो जाना और वोट मांग लेना। हाँ, तो यही करते हैं अपने यहाँ के नेता। ये देख लीजिए जी, अपने यहाँ का मैक्सिमम नेता, दिल्ली में भी जो हम्म, बैठा हुआ नेता है, वो सिर्फ चिट्ठी लिख देगा, टेली वो आपका रेलवे में टिकट कंफर्म कराने के लिए आपकी चिट्ठी लिख देगा, रेलवे में टिकट कंफर्म वो हो ना हो वो नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, वो चिट्ठी लिख जी, देता है। होता हम्म, तो आजकल वो भी नहीं है। और हम्म, हॉस्पिटल में कहीं इलाज के लिए किसी को फोन कर देना और चिट्ठी लिख देना, वो भी होता नहीं है। उसमें भी 10% होता है, 20% होता है, बाकी का नहीं होता है। जी, इतना ही काम लोग समझते हैं कि अब बाकी शादी और श्राद्ध में चले जाना है, बस इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशनल एफर्ट नहीं हो रहा है। तो ये कम से कम इस बार उम्मीद की जा रही थी कि जब 10 साल के बाद मैंडेट लेने, तीसरी बार मैंडेट लेने के लिए बीजेपी जाएगी, प्रधानमंत्री जाएंगे, तो वो कोई एक पॉजिटिव एजेंडा रखेंगे। ये उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कामों के बारे में बताइए और उन्होंने कहा कि जंगल राज के बारे में बताइए, जो नई पीढ़ी के मतदाता महिलाओं को बताइए कि कैसे उस जी, समय लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। तो क्या अब भी वैसी स्थिति है? 20 साल से जब नहीं है लालू यादव, तो क्या कुछ भी नहीं बदला है कि अब वो याद दिलाने से लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे? इस बात को बिल्कुल, छोड़ना चाहिए है, एकदम इस बात को छोड़ देना चाहिए है। और जो बात प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, उसमें ये ब्लूप्रिंट आकर के रखें वो कि उसमें बिहार की क्या भूमिका होगी, बिहार की जी, कितनी भागीदारी होगी। 10% आबादी वाला जो प्रदेश है, उस हम्म, प्रदेश की कितनी भागीदारी होगी बिहार के, भारत के विकास में। भारत का जीडीपी अगर 8% है
तो बिहार में क्या जीडीपी रहेगी? बिहार अगर देश का प्रति व्यक्ति आय अगर हम लोग $3000 तक पहुंचा रहे हैं, तो बिहार वहां कहाँ है? बिहार के आदमी की आमदनी पहुंचने वाली है कि नहीं पहुंचने वाली है, और कैसे पहुंचेगी? ये जी एजेंडा रखना होगा, एकदम ठोस एजेंडा रखना होगा कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे। हम आप जो सड़कों की बात कर रहे थे, आप एक्सप्रेसवेज देखिए, हाईवेज देखिए दूसरी जगह जाकर के, और अपने यहाँ आइए देखिए सड़कें बनी हुई हैं और सड़क के किनारे दोनों तरफ किस तरह से इंक्रोचमेंट करके लोगों के घर बने हुए हैं। वहां तो जी सड़कों पर चलना ही मुश्किल है। एक तो लैंड होल्डिंग इतनी कम है, एग्रीकल्चर के लिए आप क्या कर रहे हैं? इतनी नदियां हैं, बाढ़ रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नदियों की सफाई आजादी के बाद से नहीं हुई। जो नहरें बनी और छोटी छोटी नहरियां बनी, उनकी सफाई नहीं हुई, सब में पेड़ उग गए, घास उगाई, सब ढक गए उससे। तो एक इंस्टीट्यूशनल काम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, और सिर्फ सड़क बनवा दिए, कुछ एक्सप्रेस वे हैं, कुछ हाईवेज है, कुछ स्टेट हाईवेज बन गए, ये दिखा करके यही विकास है। और फिर बिहार जी के महानता के गुणगान कर देंगे और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, जंगल राज का की याद दिला करके वोट ले लेंगे। ये एक तरह का डेस्परेशन भी शो करता है, एक तरह का ये अपने एजेंडे में अविश्वास भी शो करता है। आपको अपने एजेंडे पर भरोसा नहीं है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार के लोगों को आप ऐसा समझते हैं कि उनको जाति की बात नहीं करेंगे, जाति का समीकरण नहीं समझाएंगे, उनको जंगल राज की याद नहीं दिलाएंगे, तो वहां से वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिहार के लोग एजेंडे पर वोट नहीं कर सकते हैं, ये मानसिकता है। इससे निकलना होगा बीजेपी को भी और जेडीयू को भी, और हर पार्टी को। जातिवाद के उससे तो हर पार्टी को निकलना चाहिए, लेकिन जो जी केंद्र सरकार है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बिहार के विकास का एक पॉजिटिव एजेंडा रखे, ब्लूप्रिंट रखे प्रॉपर बना करके। कि आजकल इतनी इतनी तकनीक है, इतनी चीजें हैं, आप ब्लूप्रिंट रखिए कि एक 14 करोड़ लोगों के विकास के लिए क्या करने जा रहे जी ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये बात हुई बीजेपी की और बूथ लेवल कमेटी को, मतलब बूथों को मजबूत करने के लिए जो नरेंद्र मोदी ने बात कही और जो एजेंडा सेट किया। जेडीयू का थीम सॉन्ग आया, बड़ा बड़ा हो नीतीश कुमार, लरा लरा हो नीतीश कुमार, रोजे रोजे रोजगार, लरा हो नीतीश कुमार, बड़ा बड़ा हो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, लरा लरा हो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। रोजे रोजे रोजगार, रोजगार किसने दिया? नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने। इस पर बिहार में संघर्ष है। तो ये जो थीम सॉन्ग है, बड़ा बड़ा हो नीतीश कुमार, देखिए बात 2015 में तो निकल गई थी, सभी लोगों ने मान लिया था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, हाँ? लेकिन ये थीम सॉन्ग कितना चलेगा, क्योंकि चुनौतियां हैं नीतीश कुमार के लिए, और बहुत सारी चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य भी एक बड़ी चुनौती है। हैं? देखिए, अजीत अभी जी। तो हमको ज्ञानेश्वर जी, नीतीश जी न कहीं बढ़ते दिख रहे हैं, न कहीं लड़ते दिख रहे हैं। जी देखिए, अब पहले चरण के मतदान में हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, 17 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। तो जी अब 14 दिन 13 दिन बचे हैं प्रचार के, हम्म 13 दिन प्रचार होना है, और अभी तक नीतीश कुमार कहीं प्रचार करने नहीं निकले हैं। हम्म तेजस्वी यादव तो आज गए खैर नॉमिनेशन कराने, बीजेपी के लोग हर नॉमिनेशन में घूम रहे हैं, चिराग पासवान के साथ भी घूम रहे हैं हर जगह, जमुई हो, भागलपुर हो, सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं, विजय सिन्हा भी जा रहे हैं, सब लोग जाकर के नॉमिनेशन करा रहे हैं। जी और प्रचार में गर्मी आ गई है, प्रचार की गर्मी आ गई है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं प्रचार करते नहीं दिख रहे हैं, कहीं हम्म चुनाव लड़ते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है उन्होंने बुला करके अपने पार्टी के नेताओं को सिंबल दे दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वो लड़ने का तो मतलब होता है कि सड़क पर उतर के लड़ना, जिस तरह से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। जी उनकी सरकार है, इसके बावजूद एक एक दिन में 4-4 5-5 सभाएं कर रहे हैं। उनका 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 हवाई जहाज देश के इस कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ रहा है, और फिर लौट के आते हैं, अपनी पार्टी की बैठकें करते हैं। कल भी देखिए 2-3 रैलियां करने के बाद उन्होंने बिहार के लोगों के साथ, बूथ कमेटी के लोगों के साथ बात की। तो इस तरह से लड़ते हुए, रणनीति बनाते हुए, एजेंडा तय करते हुए तो नीतीश कुमार कहीं दिख नहीं रहे। जी न तो वो, और बढ़े बढ़ा बढ़ा तो अब कहाँ बढ़ा? हम्म नीतीश कुमार की तो बढ़ने की सीमा आ गई ना। अब जब बिल्कुल तक वो संघ में थे और एक लग रहा था कि वो इंडिया ब्लॉक को एकजुट कर रहे हैं, तो बढ़ने की एक संभावना थी कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं। हम्म लेकिन अब कहाँ बढ़ेंगे? अब तो वो प्रधानमंत्री, अब नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको क्या बढ़ना है? जी और बढ़े तो है, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो हम्म और न लड़ रहे हैं, न उनके बढ़ने का आपको ये स्कोप है। रोजगार की बात जो है वो बहस की बात है, उस पर हम लोगों ने भी चर्चा की थी पिछले साल नवंबर से, जब रोजगार के वो नियुक्ति पत्र बट रहे थे, तब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जी जब यादव आए रहे, उनका एक वादा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और तब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। हम्म रोजगार मिला तो अब क्रेडिट लेने की बात की लड़ाई चल रही है, श्रेय लेने का होड़ चल रहा है कि हमारे साथ निश्चय का ही तो, नीतीश जी ने कई बार कहा कि हमारे साथ निश्चय का ही तो पार्ट है जी, हम ही तो जी दिए, हम ही तो किए। तो ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं तो जो हुआ उसका क्रेडिट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन हम्म फिर अगर कोई हिसाब करेगा तो पिछले पिछले 20 साल का हिसाब करेगा ना, जब से आप हैं
5 से अभी तक 24 तक का हिसाब होगा, उसमें कितने रोजगार आपने दिए, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें डेवलप हुई बिहार में, ये सब चीजें भी ये पूछी जाएंगी। बिल्कुल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार के आने के बाद काम में तेजी आई, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हुआ, जो कुछ भी ठीक हुई चीजें वो नीतीश कुमार ने की। जी। लेकिन पोटेंशियल था बिहार का, जितनी संभावना थी बिहार में, उतना कर सके। एक सवाल ये भी है कि 2015 के बाद जो स्टेग्नेशन आया, जो जड़ता आई, एकदम से सारा पूरा प्रदेश ठहर गया। विकास की गाड़ी जो चली थी 2005 में, 10 से ही समझिए, 10 से ही ठहरनी शुरू हो गई थी, लेकिन जी। 15 के बाद हम लगभग रुकी रही। न कोई हम्म। ज्यादा नई सड़कें, फ्लाईओवर, सब पहले से जो प्लान हुए थे सो बने हैं। एजुकेशन में सुधार की बात हो, ऐसा कुछ भी कोई रेडिकल चीज नहीं हुई पिछले 9-10 साल में, 8 साल में। तो इसका जवाब देना होगा नीतीश कुमार को, उन्हीं की सरकार रही है, वहीं नहीं, मुख्यमंत्री जवाब रहे। देना होगा अजीत जी, जवाब तो देना होगा। कहा गया, देखिए, लड़ा लड़ा हो नीतीश कुमार, किससे लड़ेंगे? बिहार में स्वयं है, केंद्र में मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब लड़ेंगे किससे? लालू नीतीश यादव से। कुमार, लालू यादव से। हाँ, तो लालू यादव से ही लड़ेंगे। हाँ, ठीक है। तो वही हाँ, तो बस मुहिम तो उनके इतना ही है ना। बस उतना ही है, उनके जीवन की लड़ाई का लक्ष्य हो गया कि लालू यादव से लड़ना है, लालू यादव को जी। हराना है। तो हम्म। कितनी ही बार हरा चुके, उनके साथ मिलकर के उनको जिता भी चुके, फिर भी जी। अब क्या लड़ना है? हम्म। अरे लड़ने की बात कहते तो कि लड़िए भाई, ये 14 करोड़ लोगों के स्वाभिमान के लिए लड़िए, 14 जी। करोड़ लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए लड़िए, उनका रहन सहन सुधारने के लिए लड़िए, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करने के लिए लड़िए। तो वो तो कहीं लड़ाई हो नहीं रही है। आप जब लड़ने निकले थे तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक लड़ाई शुरू की थी, आपने कहाँ पहुंची वो लड़ाई? जी, उस बिल्कुल। लड़ाई का क्या हुआ? बिहार को कौन सा विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? हम्म। जब तक इतने वर्षों तक आप केंद्र की सरकार के साथ भी रहे, तो बिहार को स्पेशल क्या मिल गया? तो लड़ाई जहां लड़नी चाहिए थी, 14 करोड़ लोगों के लिए जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई तो कहीं हुई नहीं है। राजनीतिक बिल्कुल। लड़ाई है, सिर्फ बिहार में हमेशा सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। हर आदमी को चुनावी लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, अपना स्कोर सेटल करना है, चाहे वो लड़ाई जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, किसी तरह से लड़ाई लड़नी है, जीतनी है। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं होनी है। तो अब वो हमने कहा कि न वो लड़ते दिख रहे हैं, न बढ़ते दिख रहे हैं। जी। उनको भी अपनी तरफ से भी, अब जो वो सात निश्चय करते थे, और सात निश्चय के 2 पार्ट हुए, वो लोहिया के चेले हैं, जिन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया, जिसको बाद में जी। जेपी ने कहा कि लोहिया की सप्त क्रांति ही हमारी संपूर्ण क्रांति है। तो हम्म। ये देखिए, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो सप्त क्रांति एक्सप्रेस चलाया उन्होंने, संपूर्ण क्रांति ट्रेनें चली। तो अब कहाँ है सप्त क्रांति और संपूर्ण क्रांति? क्या लोहिया का सपना बिल्कुल। पूरा हो गया उनकी सप्त क्रांति का? क्या जेपी का संपूर्ण क्रांति का सपना पूरा हो गया? तो लड़ना है तो इस चीज के लिए लड़िए, और हर आदमी लड़े, नीतीश कुमार भी लड़े, लालू यादव भी लड़े। लोग 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए, देखिए हमको खूब ध्यान है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले सिर्फ 6 करोड़ गुजरातियों की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और अपने जी। हर भाषण में वो कहते थे 6 करोड़ गुजरातियों की बात, 6 करोड़ गुजरातियों की बात। यहाँ 14 करोड़ बिहारियों की बात कोई कोई नहीं कर रहा है। कोई इस जात की बात बिल्कुल। कर रहा है, कोई उस जाति की बात कर रहा है, और जाति का समीकरण बना करके इससे लड़ने, उससे लड़ने, इसको हराने, उसको हराने की बात है। फिर सब लड़ेंगे, हराएंगे, और फिर सब गायब, और जो चीज जैसे बिहारियों का जीवन जिस ढर्रे पर चलना है, उसी ढर्रे पर बिहारियों का जीवन चलता रहेगा। तो लड़ना उसके लिए चाहिए, 14 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए, और दूसरी किसी चीज की लड़ाई की अब जरूरत नहीं है बिहार। चलिए, तो देखिए, बिहारियों का जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, जिस तरीके का राजनीतिक संघर्ष है। आज चलते हैं, आपने कहा, देखिए, नीतीश कुमार प्रचार करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है जमुई में। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर 7 अप्रैल को नवादा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बीजेपी, अब नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं, बाकी तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन बिहार में विपक्ष अब भी उड़न खटोले पर सवार होता नहीं दिख रहा है। उड़न खटोले पर सवार होने की बात तो दूर कहिए, आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की सूची भी जारी नहीं की गई है। और आज पहली बार जब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ा भी, तो इसलिए उड़ा कि पूर्णिया जाना था, बीमा भारती का नामांकन कराना था। किसी और के नामांकन में अब तक नहीं गए तेजस्वी यादव, लेकिन उन्हें पता है कि पप्पू यादव माने नहीं हैं, और पप्पू यादव को तोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की, लालू यादव ने की, लेकिन पप्पू यादव अड़े हैं। और जब पप्पू यादव पूर्णिया में अड़े हैं, तो बीमा भारती का क्या हाल होगा? तो बीमा भारती की इज्जत कैसे बचेगी? कितने वोट आएंगे? तो आप पप्पू यादव को हराने वहां पहुंच गए। उड़न खटोला उड़ा भी तो पप्पू को हराने के लिए, लेकिन अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए आप कब उड़ेंगे? आपके नेता कब उड़ेंगे? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो तय हो गया, कल आ भी रहे हैं, लेकिन आप, तेजस्वी जी, सवाल तो है जी। जी।
है। ये हम लोग इस बात पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पूरा अपोजिशन की गाड़ी, अपोजिशन का प्लेन ही टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। एक जी। भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई एक साथ बैठ करके। किस्तों में कांग्रेस पार्टी ने 3 लोगों के नाम अनाउंस कर दिए, बीजेपी ने आरजेडी ने 3 लोगों के नाम अनाउंस कर दिए। इस तरह से सीटें अनाउंस हुई। तो कायदे से जो एक अपोजिशन एकजुट होकर के लड़ते हुए होने की जो धारणा बनवानी थी, वो नहीं बनवा पाए हैं लोग। इसके बावजूद बिहार की लड़ाई खराब नहीं है, एक तरफा नहीं है। जी। बिहार में कोई लड़ा नहीं है। एक तरफा लड़ाई चल रही होती तो प्रधानमंत्री को लालू यादव के राज की, जंगल राज की याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब जी। कि वो अतिरिक्त सावधानी बीजेपी बरत रही है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि बिहार की लड़ाई आसान नहीं है और एक तरफा नहीं है। तो हम्म। जब जब बीजेपी खुद मान रही है कि इसी ऐसी लड़ाई है, तो अपोजिशन को तो और मेहनत करनी चाहिए। तो बिल्कुल। अपोजिशन के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। इतने दिन तक तेजस्वी यादव दिल्ली में रहे और दिल्ली से लौटे तो वो एक ऐसी सीट पर नॉमिनेशन कराने गए हैं जो सीट बीजेपी कांग्रेस जो है जीत सकती थी। पप्पू यादव के आने के बाद जो स्थिति थी, वो सीट पप्पू यादव जीत सकते थे। तो उस सीट पर उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए गए। जो जी। एनडीए, जो इंडिया ब्लॉक है, जो महागठबंधन है, उससे लड़ते हैं अगर पप्पू यादव, तो वो न जीत सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव गए। अब सोचिए, बिल्कुल। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं हमारा कैंडिडेट जीत जाए, और वो उन्होंने क्या चुना? आप प्रतीक देखिए, उन्होंने अपनी पहली सभा के लिए सहयोगी पार्टी का एक क्षेत्र चुना, जहां जी। सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी के हम्म। उम्मीदवार नहीं। सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के उम्मीदवार हैं अरुण भारती जमुई से, उनके प्रचार में सबसे पहले जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो उन्होंने जी। ऐसा बड़ा दिल दिखाया और ये मैसेज दिया कि कल भी जो उन्होंने बात की है तमाम बूथ के लोगों से, वो 40 के 40 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ के लोगों से बात की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी। सिर्फ जहां बीजेपी लड़ रहे हैं वहां के लोगों से बात की है। उन्होंने 40 हम्म। क्षेत्रों के अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि पूरे अलायंस के लिए काम करिए। जमुई में जाकर के वो यही मैसेज दे रहे हैं कि अलायंस एकजुट है और हम सबको बराबरी की सीटें जीतनी है, सबको सारी सीटें जीतनी है। और जी। यहाँ आप एक सहयोगी पार्टी का नेता, उसको वो चुनाव कैसे हार जाए, इसके लिए जा रहे थे तेजस्वी यादव। आप इसलिए जा रहे हैं कि वहां जाएंगे। आपने बताया था एक दिन प्रोग्राम में कि बीमा भारती की एक शर्त थी कि पप्पू यादव को बैठाया जाए बिल्कुल। और नॉमिनेशन हम्म। चला जाए। तो वो जी। नॉमिनेशन में इसलिए गए ताकि यादव मतदाताओं में एक मैसेज जाए कि लालू यादव की कैंडिडेट है बीमा जी। भारती। तो वो हम्म। अभी आई हैं, 10 दिन हुए उनको आए हुए, जुम्मा जुम्मा 8 दिन उनको आए हुए हुआ नहीं, जेडीयू से। और तेजस्वी ने कहा भी कि देखिए लालू यादव भी वोट मांगने आएंगे। बताइए, अब लालू यादव भी वोट मांगने आएंगे? जेडीयू की नेता थी, इतने वर्षों से जेडीयू की विधायक थी, और उनके लिए आएंगे वोट मांगने? क्या तो उसका मकसद क्या है? तो पप्पू यादव हार जाए, पूर्णिया सीट जी। जीतने का तो अब मकसद ही नहीं रहा। हम्म। अगर बीमा भारती लड़ रही और पप्पू यादव भी लड़ेंगे ही, तो क्या लड़ाई का मकसद? कोई तो फिर वहां इन दोनों का तो एक ही वोट है, एक ही वोट आधार जी। है। अब उसमें हम्म। लड़ाई तो नंबर 2 नंबर 3 की हो जाएगी। अब जी। पप्पू यादव को तो इतना कमजोर कर देंगे वो, इसके कि बहुत मजबूती से वो नंबर 2 पर रहेंगे। जीतना हम्म। कैसे सुनिश्चित होगा अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव इतनी ताकत लगाएंगे वहां बीमा भारती के पक्ष में? तो आप सीट हराने के लिए अपने सहयोगी पार्टी के, अपने गठबंधन के सहयोगी नेता को हराने के लिए जाएंगे, और प्रधानमंत्री अपने एक सहयोगी नेता को जिताने के लिए जाएंगे। ये फर्क है प्रचार का। अब कैसे जी। उम्मीद करिएगा कि ये अलायंस जो है, आरजेडी कांग्रेस का अलायंस 40 सीटों पर मिल करके लड़ेगा? आप कैसे हम्म। उम्मीद करेंगे कि जो एक खेला पूर्णिया की सीट पर हो रहा है, वो खेला कटिहार की सीट पर नहीं हो जाएगा, जी। या वो खेला किसी और सीट पर नहीं हो जाएगा? इसकी गारंटी कौन करेगा? जब बिल्कुल। जब जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनका सब कुछ दांव पर है, राजनीति तो दांव पर कांग्रेस की है नहीं बिहार में। बिहार में जी। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति दांव पर है, और वही दोनों ये खेला कर रहे हैं कि सहयोगी पार्टी का आदमी हार जाए। तो ऐसे में तो चुनाव क्या लड़िएगा और क्या जीतिएगा? जनता भी तो देख रही होती है, और जनता जी। तो वही मैटर करती है ना जो अनडिसाइसिव है, जिसने जो अनिर्णय की स्थिति में है। जो बीजेपी का वोटर है, नीतीश का वोटर है, वो उनकी तरफ जाएगा। जो आरजेडी का वोटर है, वो उसकी तरफ आएगा। जो बीच में 10% 20% जो अनिर्णय की स्थिति में रहता है, वही तो जीत हार का फैसला करता है। तो अब बिल्कुल। उसको आप ऐसा मौका दे रहे हैं कि आप लड़ाई में नहीं है, आप अपने ही लोगों को हराने में लगे हैं, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष चुन लेगा। तो ये तो एक आत्मघाती कदम है। इसको निपटाने सुलझाने की बजाय अपने निजी महत्वाकांक्षा, अपने निजी जो विम्स एंड फैंसीज हैं, उनकी वजह से लालू यादव का परिवार पूर्णिया में दखल दे रहा है, और ऐसा आगे और बाकी दूसरी सीटों पर भी हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए फ्री फॉर ऑल हो जाएगा कि सब अपना अपना निजी बदला निकालो। जो तैयारी कर जी। रहा था आरजेडी से, टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस वाले को हराओ, कांग्रेस को नहीं मिली, अब यही कहिए कि निखिल कुमार औरंगाबाद में हरवा दे आरजेडी के आदमी को, जी। लालू यादव के आदमी कटिहार में हरा दे तारिक अनवर को, तो ये होगा, यही लड़ाई होगी, यही खेला होगा, सब एक दूसरे को हरवाएंगे। चलिए, तो सब एक दूसरे को हरवाएंगे और देखिए बिहार में चुनावी एजेंडा क्या सेट हो रहा है। कोई पॉजिटिव बातें नहीं हो रही, नेगेटिव बातें हो रही हैं, और गुंडा राज, कथित तौर पर गुंडा राज,
उसकी याद दिलाकर नकारा सांसदों को भी जीत दिलवाने की योजना तैयार की गई है। क्या होगा, जनता मालिक है, फैसला जनता करेगी। हम आपको बताते रहेंगे, बिहार की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।